हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह। और जैसा कि आप जान रहे हैं, आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और उसके अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के कार्य और शक्तियों को। लेकिन इसमें हम कई चीज़ें देखेंगे। पहली चीज़ तो ये हम देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री का पद है उसका औचित्य क्या है, यानी उसकी आवश्यकता क्या है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में या ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में। दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि एक्चुअली इसका इतिहास क्या है, यानी प्राइम मिनिस्टर का जो पद है वह कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। अधिकांश संवैधानिक पद और परंपराएं वहाँ डेवलप हुई हैं। और फिर हम देखेंगे उसके कार्य और शक्तियाँ। पावर और फंक्शन एक ही होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पद का औचित्य क्या है या आवश्यकता क्यों है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं वहाँ अब भी संवैधानिक राजतंत्र है और बहुत पहले जब प्राइम मिनिस्टर का पद डेवलप हुआ तब तो वहाँ पूरी तरीके से राजतंत्र था। तो यह डेवलपमेंट इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है। ब्रिटेन में वर्तमान में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और जहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे दो तरीके की कार्यपालिका पाई जाती है, यानी जो एग्जीक्यूटिव होती है उसका डिवीजन होता है दो भागों में। और एक को हम कहते हैं नॉमिनल या नाममात्र की कार्यपालिका, और दूसरे को कहते हैं हम रियल या वास्तविक कार्यपालिका। जो नाममात्र की कार्यपालिका है उसका जो प्रधान होता है उसको ही हम बोलते हैं सम्राट या क्वीन। लेकिन जो वास्तविक कार्यपालिका है और जिसको मानते हैं कि मंत्रिपरिषद होती है उसका प्रधान होता है कौन, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री उसको हेड करता है। तो पीएम क्या है, पीएम जो है रियल हेड है, गवर्नमेंट का हेड है। और सम्राट क्या है, यह नॉमिनल हेड है गवर्नमेंट का और राज्य का अध्यक्ष है। तो यह नेशन को रिप्रेजेंट करता है और प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो चूंकि वहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है इसलिए दो कार्यपालिका प्रधान चाहिए थे। सम्राट पहले से मौजूद था और समय के साथ वहाँ पे प्रधानमंत्री का पद डेवलप हुआ। तो यह उसके औचित्य और आवश्यकता का प्रश्न है। अब यह सवाल उठता है कि जब वहाँ प्रधानमंत्री का पद नहीं था तो प्रधानमंत्री का पद डेवलप कैसे हुआ, यानी अब इसके इतिहास को हमको जानना चाहिए। तो ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन का जो संविधान है, जो अनरिटन है, अलिखित है, वह जो है विवेक और संयोग का शिशु है। यानी कुछ चीज़ें सोच समझ करके की गई और अधिकांश चीज़ों के साथ संयोग है, कोइंसिडेंस है। तो ऐसा ही कोइंसिडेंस आया 1714 में। 1714 में जो इसके पहले क्वीन थी, क्वीन एनी भी इसको बोलते हैं, उनकी 1714 में मृत्यु हुई। और उसके बाद नए राजा बने जॉर्ज फर्स्ट। लेकिन जॉर्ज फर्स्ट के जो समस्या थी कि इनको अंग्रेजी नहीं आती थी। इनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज थी वह क्या थी, वह थी जर्मन। और ये इनको फ्रेंच भी आती थी, लेकिन क्या नहीं आता था, इनको इंग्लिश नहीं आती थी। अब यहाँ से एक समस्या उत्पन्न हुई। समस्या ये उत्पन्न हुई कि जो राजा के मंत्री थे, परामर्श देने वाले थे और जिनको कबाल कहा जाता था, अब इनकी मीटिंग की अध्यक्षता कौन करे, क्योंकि यहाँ बात तो अंग्रेजी में होती थी और जॉर्ज फर्स्ट को अंग्रेजी आती नहीं थी। तो इसका समाधान ये निकला कि 1721 में रॉबर्ट वालपोल, क्या नाम था, रॉबर्ट वालपोल, एक व्यक्ति नियुक्त किया गया जो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करे और फिर जो भी उसमें डिसीजन लिया जाए उसकी सूचना वह किंग यानी कि जॉर्ज फर्स्ट को दे। ये व्यक्ति ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री माने जाते हैं जो 1742 तक कार्य करते रहे। और उसके बाद एक परंपरा बन गई कि कैबिनेट की मीटिंग यानी मंत्रियों के बैठक का नेतृत्व कौन करेगा, एक व्यक्ति करेगा जिसे बाद में चल करके क्या कहा गया, प्राइम मिनिस्टर कहा गया। यद्यपि यह लिखित रूप में कहीं नहीं है, यह समय के साथ डेवलप हुई परंपरा है और इसका पहली बार उल्लेख किया गया
1937 में, जब मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट पारित किया गया 1937 में। तो ये है प्राइम मिनिस्टर के पद के विकास की कहानी। और अब आइए हम तीसरे और आखिरी चीज को देखते हैं कि इसके कार्य और शक्तियां क्या है। तो पहली चीज जो हमें देखनी है या जो हम डिस्कस करेंगे, तो आप कहेंगे कि मंत्रिमंडल का निर्माण। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर के पावर को पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखिए, आपको लिखते वक्त यही लिखना है कि प्राइम मिनिस्टर ही वहां के मंत्रिमंडल का निर्माण करता है या मंत्रियों की नियुक्त करता है। लेकिन यहां एक सावधानी बरतनी होगी कि जो सिद्धांत है, सिद्धांततः यह अधिकार किसको है? यह अधिकार है सम्राट को। जिस प्रकार सम्राट प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करता है, उसी तरीके से मंत्रिमंडल यानी कि मंत्रियों को भी नियुक्त करने का अधिकार किसको है? सम्राट को है। लेकिन समय के साथ क्या हुआ? समय के साथ ये हुआ कि जो प्रधानमंत्री है उसकी भूमिका बढ़ती गई, क्योंकि संसदात्मक शासन प्रणाली का विकास होता रहा। और अब यह है कि प्रधानमंत्री की सलाह से, उसके परामर्श से सम्राट जो है किसकी नियुक्त करता है? वह कैबिनेट को नियुक्त करता है। कैबिनेट की नियुक्ति आप कहेंगे कि सम्राट करता है प्रधानमंत्री की सलाह से। लेकिन इसमें भी ये नहीं होता कि प्रधानमंत्री और सम्राट बैठ करके ये डिस्कस करते हैं कि रॉबर्ट को रखें कि एडवर्ड को रखें। ये नहीं होता। एक्चुअली होता ये है कि पीएम जिस लिस्ट को फाइनल करता है, उस लिस्ट को वह सम्राट को दे देता है और सम्राट उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है। तो आप कहेंगे कि मंत्रिमंडल के निर्माण में अंतिम भूमिका जो होती है वह पीएम की होती है, और पीएम जिसको भी रखना चाहे मंत्रिमंडल में वह रख सकता है। यद्यपि 1695 से ही वहां पे एक दलीय मंत्रिमंडल की व्यवस्था चल रही है। लेकिन यदि प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि वह दल से बाहर के किसी व्यक्ति को ले या ऐसा किसी व्यक्ति को ले जो संसद का सदस्य नहीं है, तब भी सम्राट उसके नाम को इनकार नहीं करता है। पूरी तरीके से यह प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, उसका विशेष अधिकार है कि किसको मंत्रिमंडल में रखता है और किसको नहीं रखता है। और इसी तरीके से इसमें जो दूसरी बात आती है विभागों का बंटवारा। कौन मंत्री होगा यह बात प्राइम मिनिस्टर निश्चित करता है, और किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, कौन सा विभाग, कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा। यहां भी जो निर्णय होता है किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का होता है कि कौन से व्यक्ति को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा। और यही नहीं, एक बार डिपार्टमेंट दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर के अधिकार खत्म हो गए। वह जब चाहे, जैसे प्लेइंग कार्ड होता है ना, हम लोग उसको सफल करते हैं। जिस तरीके से प्लेइंग कार्ड खेलने वाले लोग उन पत्तों को सफल करते हैं, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर अपने मंत्रिमंडल को भी सफल कर सकता है, रीसफल कर सकता है। यानी आज किसी को डिफेंस है तो कल उसको फाइनेंस दिया जा सकता है, या ऐसा कोई भी परिवर्तन जो प्राइम मिनिस्टर उचित समझता है वह उसको कर सकता है। दूसरी बात आई कि मंत्रिमंडल का नेतृत्व या संचालन। मंत्रिमंडल के निर्माण के बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जरूरत होती है कि उस मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा। तो नेतृत्व कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। और इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के पावर और फंक्शन को। तो आप यही कहेंगे कि मंत्रिमंडल का नेतृत्व या मंत्रिमंडल का संचालन कौन करता है? पीएम करता है। और इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे? इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि जो भी बैठक होती है, पहली चीज क्या तय होगी कि मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी यह निर्णय कौन लेगा? यह पीएम लेगा। कब होगी? यह निर्णय भी पीएम लेगा। और उसमें एजेंडा क्या होगा, यानी उस पर किस चीज पे विचार किया जाएगा, इसको भी, इसका निर्णय भी प्राइम मिनिस्टर लेता है। अब जब लोग बैठे हैं, मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, या 20 वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, बैठे हैं और वहाँ किसी मुद्दे पे बातचीत हो रही है, तो उसमें वो मिनिस्टर भी अपनी बात रखेगा, क्योंकि उसके विभाग की बात है। किंतु इसका ये मतलब नहीं है
कि यदि मिनिस्टर की किसी बात पे पीएम सहमत नहीं है तो मिनिस्टर की बात मानी जाएगी, यह कतई नहीं होता है, बल्कि मंत्रिमंडल में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह पीएम के इच्छा और सहमति से लिए जाते हैं। कई बार निर्णय बहुमत से भी हो सकता है, लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिए कि कैबिनेट के किसी मंत्री के साथ यदि प्राइम मिनिस्टर का बहुत ज्यादा मतभेद हो जाए तो अंत में इस मिनिस्टर को जाना पड़ता है, मंत्रिमंडल से हटना पड़ता है। इसको हम अगले में देखेंगे, जिसको हम कहते हैं कि मंत्रिमंडल का अंत। तो तीसरा पावर है मंत्रिमंडल का अंत। मंत्रिमंडल का विघटन। तो तीसरा कार्य या तीसरी शक्ति हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के पास यह पावर है कि वह मंत्रिमंडल का विघटन कर सके। ध्यान रखिए, यह विघटन वह सीधे नहीं करता, बल्कि किसके माध्यम से करता है? वह सम्राट के माध्यम से करता है। सिद्धांत ये समझिए कि जो व्यक्ति मंत्रिमंडल को नियुक्त करता है संवैधानिक तरीके से, उसी के पास यह पावर होती है कि उसको संवैधानिक तरीके से हटा सके या विघटित कर सके। तो सम्राट करता है नियुक्त मंत्रिमंडल की किसकी सलाह पे? प्राइम मिनिस्टर की। चलती प्राइम मिनिस्टर की है, लेकिन संविधान के हिसाब से, संवैधानिक परंपरा के हिसाब से मंत्रिमंडल का जब विघटन होता है तो वह सम्राट के माध्यम से ही होता है, लेकिन सलाह किसकी होती है? वह होती है प्राइम मिनिस्टर की सलाह होती। लेकिन विघटन कराना तो एक्सट्रीम स्टेप है, लेकिन उसके पहले वह चाहे तो किसी मिनिस्टर को अपने कैबिनेट से हटवा सकता है। वह सम्राट को सलाह देगा कि XYZ मिनिस्टर को हटाया जाए। और मतभेद की स्थिति में आप जानते हैं कि हमेशा जो त्यागपत्र होता है वह कौन देगा? वह देगा मिनिस्टर। यदि प्राइम मिनिस्टर और किसी मिनिस्टर के बीच मतभेद है तो त्यागपत्र मिनिस्टर दे देगा। और प्राइम मिनिस्टर चाहे तो यह भी कर सकता है कि वह अपना स्वयं त्यागपत्र दे दे। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर अपना त्यागपत्र देगा तो उसके साथ ही मंत्रिमंडल का विघटन अपने आप हो जाता है। इसीलिए लास्की ने कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वह कैबिनेट रूपी मेहराब का क्या है कि स्टोन है, उसके हटते ही पूरा मंत्रिमंडल अपने आप बिखर जाता है। इसके साथ साथ कुछ और पावर हैं, कुछ और कार्य हैं, आइए हम उसको देखते हैं। अगला कार्य है सरकार पर नियंत्रण। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट है उस पर नियंत्रण रखता है। और नियंत्रण कैसे होता है? पहली चीज तो यह कि वह जो एग्जीक्यूटिव है, जो कैबिनेट है, उसका हेड होता है और सभी विभागों के बीच समन्वय भी स्थापित करता है और उनको निर्देशन भी देता है। तो इस तरीके से वह एग्जीक्यूटिव को डोमिनेट करता है। दूसरी चीज ये कि जितनी नियुक्तियां होती हैं शासन में, सरकार में, जो प्रमुख नियुक्तियां होती हैं, शीर्ष स्तर की होती हैं, वह प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर होती हैं। और साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि जो जुडिशियरी में अपॉइंटमेंट होते हैं या जो सेना में अपॉइंटमेंट होते हैं, वह भी किंग किसके सलाह पर करता है? प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर करता है। तो आप कह सकते हैं कि संपूर्ण सरकार पर जो नियंत्रण होता है वह प्राइम मिनिस्टर का होता है। इसी तरीके से विदेशी संबंधों का संचालन भी कौन करता है? वह पीएम करता है। यहाँ एक बात का ध्यान रखिए कि एक मिनिस्ट्री होती है फॉरेन मिनिस्टर, जैसे हमारे एस शंकर साहब हैं, तो फॉरेन मिनिस्टर होता है। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर के होने के बावजूद भी आप जानते हैं कि विश्व स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं उसमें जो नेतृत्व करता है वह प्राइम मिनिस्टर करता है। कोई जो संधि होती है, समझौते होते हैं, प्रमुख संधि और समझौते, उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वह प्राइम मिनिस्टर के होते हैं। इसी तरीके से ब्रिटेन के संदर्भ में कॉमनवेल्थ है, राष्ट्रमंडल है, उसकी भी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उद्घाटन तो सम्राट करता है, लेकिन बैठकों की अध्यक्षता करता है प्राइम मिनिस्टर। तो आप कह सकते हैं कि फॉरेन जो अफेयर है उसका सेंटर भी कौन है? प्रधानमंत्री है। छठी बात यह है कि लोक सदन का नेतृत्व, लोक सदन का मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स, जो हमारे यहाँ लोकसभा है वही ब्रिटेन में क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स है। उसका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि 1721 में जब इस पोस्ट की शुरुआत हुई रॉबर्ट वालपोल के द्वारा, तो उनको हाउस ऑफ कॉमन्स का लीडर भी बनाया गया। तो 1721 से यह परंपरा चल रही है। अब आपको जानना यह है कि सदन का नेता होने का मतलब क्या है? सदन के नेता होने का मतलब यह है उस सदन में जो भी कार्रवाई होगी
उसमें प्रधानमंत्री का अपना दृष्टिकोण होगा, उसकी सहमत से ही होती। कोई विधेयक प्रस्तुत होता है प्राइम मिनिस्टर के जानकारी में होता है, बजट जिस तरीके का पेश होता है वह भी इसकी जानकारी में होता है, और जो संसदीय मंत्री होते हैं या सेक्रेटरी होते हैं या सचेतक होते हैं उसके माध्यम से वह लोकसभा पर भी अपना नियंत्रण रखता है या कहें कि उसका नेतृत्व करता है। और आखिरी बात यह है कि सम्राट और मंत्रिमंडल के बीच संपर्क सूत्र या संपर्क की कड़ी। अब सम्राट है तो उससे सभी लोग जब चाहे तब तो मिल नहीं सकते, और प्रशासन के संदर्भ में यह परंपरा है कि जो भी मंत्रिमंडल डिसीजन लेता है, जो भी कार्य होता है प्रशासन और प्रशासन के संदर्भ में, या कोई नया कानून बना है या कोई विदेशी दौरा हुआ, उसकी जानकारी कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर देता है। और सम्राट के संदेश को मंत्रिमंडल तक पहुंचाने का जो काम करता है वह कौन करता है? पीएम। तो आप कह सकते हैं कि यह कड़ी है किसके बीच? सम्राट और मंत्रिमंडल के बीच, या पूरे देश और सम्राट के बीच। और इसके साथ साथ आप एक और बात ध्यान में रखें, संसदीय प्रजातंत्र के विकास के साथ साथ जो आम चुनाव हुए वह भी पीएम सेंट्रिक हो गए। आप भारत में देखिए, आप ब्रिटेन में देखिए, आप अमेरिका में भी देखिए, जब इलेक्शन होता है तो उसका चेहरा एक होता है, और आप पहले से जानते हैं कि यदि यह गठबंधन, यह पार्टी जीती तो प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति कौन बनेगा। तो यह था प्राइम मिनिस्टर की कुछ कार्य और शक्तियाँ। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।